केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पूरे बस्तर संभाग में 3 लेयर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। इसके साथ ही कैंप और थानों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे। मां दंतेश्वरी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। मां का आशीर्वाद लेने के बाद कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद वो मुरिया दरबार में शामिल होंगे और लालबाग मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला जाएंगे। आम सभा को संबोधित करेंगे। मांझी, चालाकी, कोटवार और पटेल के साथ साथ मेंबरीन की समस्याओं को यहां सुना जाएगा। साथ ही साथ ट्राइबल कमेटी के प्रमुखों के साथ भोजन करेंगे। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौके पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरे को और खास भी माना जा रहा है क्योंकि नक्सलवाद खत्म करने के लिए जो डेडलाइन है 31 मार्च 2026 से ठीक 6 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कल दिनांक 4 अक्टूबर को माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय का बस्तर प्रवास है। इस दौरान बस्तर दशहरा को लेकर अनेक कार्यक्रमों का शामिल होने का है। जमुरिया दरबार, उसके पश्चात इधर स्वदेशी मेला के कार्यक्रम भी है और एक आम सभा है। तत्पश्चात जो क्षेत्र के जो मांझी, चालकी और वरिष्ठ जो ट्राइबल जो कम्युनिटी का जो प्रतिनिधि उन लोग के साथ एक मध्याह्न भोजन भी है। समस्त कार्यक्रम के लिए आवश्यक बंदोबस्त व्यवस्था की जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन नक्सली समर्पण की टाइमिंग पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दीपक बैज ने कहा कि आज खबर आई है कि बस्तर में 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उन्हें सवाल उठाया। उन्होंने इस दौरान यह सवाल उठाया कि 3 दिन पहले भी कुछ नक्सलियों ने समर्पण किया था, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन इसी दौरान सुकमा से यह भी खबर आई थी कि नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या भी कर दी। दीपक बैज ने इससे सरकार का इवेंट मैनेजमेंट कहीं ना कहीं करने का करार कर दिया है। मांग की कि सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों की प्रोफाइल सार्वजनिक की जाए। इससे पहले 15 साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस 15 साल में सिर्फ कई फर्जी सरेंडर हुए, कई फर्जी एनकाउंटर हुए, कई निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से जेल भेज दिया गया और सिर्फ नक्सलियों के नाम से बस्तर के आदिवासियों के साथ कैसे बर्बरता बरती गई है, वो 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार की बस्तर की जनता नहीं भूलेगी। वो दिन भी हम लोगों ने देखा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अमित शाह आते हैं। अमित शाह आने से पहले 103 लोग को सरेंडर किया जाता है। वो कौन है? इसलिए तो हम कह रहे हैं ये इवेंट की तरह पेश करना चाह रही है सरकार। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि उनका प्रोफाइल सार्वजनिक करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और इसी क्रम में रायपुर में शुक्रवार को अब ऑनलाइन निजी कंपनी के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक देश भर में 3 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बने। अब तक 2 करोड़ महिलाएं इस श्रेणी में शामिल हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में वो 24 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, ऐसा भी बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद ऑनलाइन माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बनाएंगी और इससे उनकी आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी। ये हमारा NRLM का देखिए, आज पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का एक अच्छा प्रयास है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट के हमारे अधिकारी आए हैं और यहाँ पर प्रदेश भर की हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनें आई हैं, जिसमें अधिकांश लखपति बन चुकी हैं और करोड़पति बनने की ओर प्रयासरत हैं और उनको और अच्छा मार्केट मिले और मोबाइल के माध्यम से अपने सामानों को बेच पाएं। इसलिए आज फ्लिपकार्ट के यहाँ पर कार्यशाला है और उसको ठीक से सब सीखेंगी, समझेंगी तो और अच्छा उनको मार्केट मिलेगा। कहे कि कोई भी बिजनेस में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बिजनेस है, मार्केट नहीं मिलने से वो फेल हो जाता है। लेकिन अब हमको लगता है कि ये कार्यशाला का काफी कारगर होगा।
भारत में जो डिजिटल क्रांति चल रही है, जिसमें कि कस्टमर्स अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके नई प्रोडक्ट को देखते हैं, और सेलर्स जो हैं, जो चाहे वो स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हों या छोटे आर्टिसंस हों या बड़े उद्यमी हों, उनकी प्रोडक्ट को अगर मार्केट एक्सेस मिलता है, डिजिटल पे अवेलेबिलिटी होती है, तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ती है सारे कस्टमर। तो हमारी ये कोशिश इस वर्कशॉप से ये है कि जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएँ हैं, आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, उनको ऐसे ट्रेन किया जाए कि मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को कैसे वो लेके आ सकते हैं। तो हमारी टीम का एक फोकस रहता है उनको समझाने में, उनकी हेल्प करने में, हैंड होल्ड करने में, जिससे कि उनकी प्रोडक्ट मार्केट पे दिखें। और हमारे जो अगर आपने फ्लिपकार्ट की ऐप यूज़ करी हो तो उसमें एक डेडिकेटेड लैंडिंग पेज है जहाँ पे उनकी प्रोडक्ट को सारा डिस्प्ले रहता है। तो ये इतना आसान हो जाता है कस्टमर के लिए कि वो प्रोडक्ट को चारों तरफ से देख सकता है फोटोग्राफ देख के। और हमारी सप्लाई चेन टीम जो है वो प्रोडक्ट को उनके वेयरहाउस से या उनके घर से पिक करती है, और जहाँ जिस कस्टमर की डिमांड है, जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया है, उनको 2 से 3 दिन में पहुंचा देती है। और उसको जो प्राइस है पूरा, वो कस्टमर से डायरेक्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को मिल जाता है। तो सोचिए, बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, सारा का सारा जो मनी जो उनको डिजर्व करती है वो सारा का सारा उनको मिल जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को खंडवा जिले के पंधाना तहसील के ग्राम जामली राजगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना के प्रभावित जो परिवार वाले थे उनके साथ मुलाकात करके शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित जो परिवार वाले थे उनको हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया। इसके साथ ही उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली दुर्घटना के रेस्क्यू ऑपरेशन में सराहनीय कार्य करने वाले जो 51 जो ग्रामीण थे उनको 51 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि, गंभीर और जो कहीं ना कहीं घायल है गंभीर रूप से, उनको 1-1 लाख रुपए की आर्थिक राशि देने का निर्देश दिया। छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप पीने से पिछले कुछ ही दिनों में अगर बात करें तो इलाज के दौरान 9 बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया। अब इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच जाता है और सामने जो मामले आ रहे हैं उसमें जांच लगातार हो रही है। हालांकि अभी भी कई बच्चों का इलाज लगातार जारी है। वहीं पर कांग्रेस ने सिरप को बैन करने की मांग की तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साध दिया। बच्चों की लगातार हो रही मौत और सरकार के बड़े बड़े अधिकारी क्या कुछ कर रहे हैं, इस तरीके के सवाल उठाए। और ये भी उन्होंने बोला कि ये समझ से परे है कि इधर मामले पर एमपी खाद्य एवं औषधि विभाग की संयुक्त नियंत्रक टीना यादव का भी बयान सामने आ जाता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में नियम अनुसार सैंपलिंग ले ली गई है, जांच की जा रही है, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत के पीछे की वजह क्या है। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसमें है कि सरकार जो समाचारों में आ रहा है कि सरकारी डॉक्टर जिसने प्रिस्क्राइब किया, अगर सरकारी डॉक्टर इस तरह के सिरप प्रिस्क्राइब करेंगे तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदेश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके अधिकारी है, वो कर क्या रहे हैं ये। और दूसरा ये भी जानकारी में आया है कि केवल वहीं पे इसको बैन किया है। अरे इस दवा को, इस सिरप को पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बैन करना चाहिए, इससे और लोगों की जान नहीं जाए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद कर दिया और गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकाली। इसी दौरान उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों में गौ रक्षक प्रत्याशी खड़ा करेंगे, गौ भक्तों का चुनाव प्रचार भी करेंगे। प्रेस वार्ता में अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती महाराज ने यह भी कहा है कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करें। गौ रक्षा हमारी आस्था का विषय नहीं बल्कि ये हमारे समाज और संस्कृति की भी आधारशिला है। वहां पर उन्होंने आगे ये कहा और लोगों से आग्रह किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें जो गौ रक्षा को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हो। बहुत सारे लोग चिन्हित हो गए हैं, लेकिन हम एक रणनीति के तहत आरंभ से ही ये कह चुके हैं कि हम नामांकन के वैध हो जाने के बाद जो अंतिम सूची आ जाएगी उसी के बाद अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। इसके पीछे तात्पर्य ये है, जो कि पहले से हमारे अनुभव में है, कि जब हम पहले से ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देते हैं तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो हमारे प्रत्याशियों का नामांकन ही रद्द करवाने में
अपनी ताकत लगा देती हैं, तो ऐसे में उनका नामांकन ही रद्द हो सकता है। इसीलिए हमने ये रणनीति रखी है शुरू से ही कि पहले शांति के साथ नामांकन किया जाए, जब नामांकन वैध हो जाए तब हम अपने प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक करें। के बाद रुक करेंगे मेरठ का, जहां पर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों को कानून का डर नहीं है। युवक को गोली मारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आशंकाएं जाहिर की गई है। मर्डर खुलासा के लिए अब 3 टीम्स का गठन हो चुका है। लोहिया नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर मेरठ में मर्डर किया गया है और मर्डर के खुलासे के लिए 3 टीम्स का गठन कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। आपको बता दें कि यहाँ पर लोहिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां पर अपराधियों को प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। अपराधियों के बीच प्रशासन का डर जो है खत्म होता जा रहा है। युवक को सरेराह गोली मार दी गई और उसके बाद यहां प्रशासन, अब ये देखिए तस्वीर भी लगातार वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। ये तस्वीरें सोचिए, वो फायरिंग करते हुए, जब वो शख्स फायरिंग कर रहा था उस समय वीडियो भी उसने बनाई है। उसे प्रशासन का या कानून का कोई खौफ नहीं रह गया। आरोपियों को कानून का डर नहीं। और इसी बीच अब प्रशासन ने टीम का गठन कर लिया है। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आशंकाएं जाहिर की गई है। इसमें लोहिया नगर थाना क्षेत्र का ये वीडियो है, जिसमें कि 2 युवकों के बीच का ये वीडियो नजर आ रहा है। इसमें जो दोनों युवक हैं, दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, दोनों मित्र हैं और काफी समय से एक दूसरे के जानकार हैं, एक ही समुदाय के हैं। इसमें जो कारण रहा है उसकी पुलिस जांच कर रही है। इसमें हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके साथ और कौन इनके साथी थे, इसकी भी कुछ जानकारी पुलिस को मिली है, जिस आधार पर आगे कार्रवाई हो रही है। शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। इसमें एसपी सिटी के नेतृत्व में 5 टीमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगाई गई। ये देखिए, लगातार वो शख्स पहले वीडियो भी बनवाता है और उस पर लगातार फायरिंग करता है, और जब वो शख्स दम तोड़ देता है उसके बावजूद गोलियों से उसको छलनी कर देता है। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आशंकाएं जाहिर की गई है। इलाके में हड़कंप मच जाता है। प्रशासन तैनात हो चुका है। 3 टीम्स का गठन कर दिया गया। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या सरेराह किसी को गोली मारने का, यहाँ जिस तरीके से यहाँ पर वीडियो बनाकर वायरल करवाई जा रही है, क्या यहाँ गोली मारने से पहले शख्स को कानून का खौफ या प्रशासन का कोई डर नहीं? लगातार यहाँ इस तरीके से हौसले जो है बुलंद होते जा रहे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की आशंकाएं जाहिर की गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश के मेरठ से आपको दे रहे हैं। मर्डर के खुलासे के लिए 3 टीम का गठन अब कर दिया गया है। प्रशासन मौके पर तैनात है। अलग अलग इलाकों में छानबीन की जा रही है ताकि आरोपी को ढूंढ निकाला जा सके। मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में गहराते गौवंश संकट पर कांग्रेस बीजेपी सरकार को अब जिम्मेदार ठहराती है। कांग्रेस का यह आरोप है कि पिछले 1.25 सालों से सबसे ज्यादा गाय की तस्करी हुई है और गायों की मौत भी इन्हीं समय में हुई है। बीजेपी का तो ये कहना है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों हो रही है मामले पर सियासत? रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में गौवंश संकट गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पिछले 1.25 साल में प्रदेश से 5 लाख से अधिक गाय गायब हुई, 2,500 से ज्यादा भूख और दुर्घटना से मर चुकी हैं। भाजपा ने गौठान और गोबर खरीदी योजना को बंद कर दिया। गाय सड़कों पर मरने को मजबूर हैं। गायों की तस्करी बढ़ गई है। इसी कड़ी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर लाखों गायें प्रदेश से कहां गायब हो गई और सभी गौठानों को तुरंत चालू करने की मांग की जाए। कांग्रेस ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भाजपा की सरकार बनने के बाद में सारे गौठानों को बंद कर दिया और उसके कारण बड़े पैमाने पर यहाँ पशुओं की तस्करी हो रही है और आज जो गोधन है सड़कों पर वाहनों से कुचल कर की मौतें हो रही है, भूख से मौतें हो रही है और इस तरह से कुल प्रदेश में लगभग 5 लाखों से अधिक गायों की संख्या घट गई है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ
ये गौरक्षक अपने आप को बताती है, और वहीं 2 साल से आज कोई नई योजना नहीं दे पाए लोग, और आज जो हमारा गोवंश है प्रदेश का वो भटक रहा है सड़कों पर। बीजेपी ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी से रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस के जमाने में गौठान में कितनी गायों की मौत हुई है, कितने गायों की तस्करी हुई है, गाय कितनी काल कलवित हुई हैं। पहले कांग्रेस को यह जवाब देना चाहिए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने जा रही है। कांग्रेस के ज़माने में गौठानों में कितनी गायों की मौत हुई है, कितने गायों की तस्करी हुई है, गायें कितनी काल कलवित हुई हैं, ये जरा कांग्रेस को पहले उसका जवाब देना चाहिए, उसके बाद में आरोप और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी की इस बयानबाजी में गोवंश को क्या इंसाफ मिल पाता है? फिलहाल दोनों सरकार में गायों की स्थिति ठीक नहीं रही, गोवंश मर रही है और गायों की तस्करी लगातार हो रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ गोवंश के लिए सार्थक कदम उठाए जाते हैं। एशियन न्यूज के लिए इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर बालाघाट से आ रही है, जहां पर रेलवे पुल पर शराब के नशे में एक युवक ने उत्पात मचाया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक पर बालाघाट से वारासिवनी जा रही ट्रेन को रोक दिया गया है। करीब 15 मिनट तक ये ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जो थी, ये रुकी रही। यात्रियों को परेशानी हुई और उसके बाद ये जो शराब के नशे में शख्स था उसे ट्रैक से हटाया गया। ट्रैक पर नशे में धुत ये शख्स ने उत्पात मचाया है। बताया जा रहा है कि यात्रियों ने उतरकर जब ट्रेन से उसे ट्रैक से हटाया, तब जाकर ट्रेन सुचारू रूप से चल पाई। करीब 15 मिनट तक ट्रैक पर यातायात प्रभावित रहा। संचालन जो है ट्रेन का वो रुक गया। बालाघाट गर्रा रेलवे पुल पर उत्पात इस शराब के नशे में युवक ने मचाया है। ट्रैक पर बालाघाट से जो ट्रेन जा रही थी उस ट्रेन को रोक दिया गया। 15 मिनट तक प्रभावित हुआ है संचालन। यात्रियों ने ट्रेन से उतरकर शराब के नशे में जो ये युवक था इसको हटाया, तब जाकर ट्रेन आगे चल पाई। 15 मिनट तक इस युवक ने उत्पात मचा के रखा। नशे में धुत ये शख्स बताया जा रहा है, जिस कारण ये ट्रेन जो है ये रुकी रही है। देखिए, इस शख्स ट्रैक पर पहुंचा कैसे, वहां पर फिलहाल इसके ऊपर जांच हो रही है और शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रैक पर करीब 15 मिनट तक ये जो पैसेंजर ट्रेन है इसे इस शख्स ने रोक कर रखा। बताया जा रहा है कि ये शख्स नशे में था। गर्रा रेलवे पुल पर शराबी युवक ने उत्पात मचाया है। नशे में बताया जा रहा है, नशे के हालातों में ये युवक था जिसने ट्रेन का परिचालन 15 मिनट तक रोक दिया। इसी बीच बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से विवादों के घेरे में राजा भैया आ चुके हैं। आवास पर शस्त्र प्रदर्शन को लेकर ये पूरा जो मामला है अब गर्माता जा रहा है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखा। पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की। आए दिनों कोई ना कोई विवाद में राजा भैया फंसे रहते हैं और अब एक नया विवाद कहीं ना कहीं आ चुका है, जब शस्त्र प्रदर्शन राजा भैया के द्वारा किया गया था। आवास पर ये शस्त्र प्रदर्शन का जो वीडियो या ये फोटो जैसे ही बाहर आते हैं उस समय जांच की अब मांग कहीं ना कहीं कर ली गई है। अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिख दिया। ये पूर्व आईपीएस अफसर है अमिताभ ठाकुर, जिन्होंने डीजीपी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। आवास पर शस्त्र प्रदर्शन की ये तस्वीरें जैसे ही वायरल हुई, राजा भैया एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए। तो कुंडा विधायक राजा भैया एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ चुके हैं।